हेलो चलो आज हम लोग बात करेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में नेक्स्ट वाले पार्ट की, दैट इज डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट में जाने से पहले हम लोग ये बात करते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या चीज होती है। जनरल टॉपिक है, कई बार आपने पढ़ा है लिक्विड के रिस्पेक्ट में, इसका फ्रीजिंग पॉइंट ये, इसका फ्रीजिंग पॉइंट ये। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, तो आप इसको सिंपल तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, एक ऐसा टेम्परेचर जहां पे लिक्विड स्टेट का जो वेपर प्रेशर है वो उसकी सॉलिड फॉर्म के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए। आई मीन द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड बिकम्स इक्वल to the vapor pressure of its solid form या solid state is known as freezing point of the liquid। या दूसरे तरीके से आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि कोई भी सब्सटेंस जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे उसको लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट के इक्विलिब्रियम पे होता है वो उसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है। तो आसान होगा कि आप वेपर प्रेशर के रेस्पेक्ट में इसको समझ लें कि जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे लिक्विड का वेपर प्रेशर उसके सॉलिड फॉर्म के वेपर प्रेशर के बराबर होता है वो टेम्परेचर लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट होता है। ठीक है, तो फ्रीजिंग पॉइंट को कैरी करने के लिए फिर हम वेपर प्रेशर के थ्रू इसको समझाते हैं, तो बड़ी आसानी से आपको ये बात समझ में आ जाएगी। आप एज्यूम करो कि आपके पास एक बीकर है जिसमें आपने एक प्योर सॉल्वेंट से प्योर लिक्विड से वाटर ले रखा है इसके अंदर। ठीक है, और आप मान लें कि जो सॉल्वेंट है इसका वेपर प्रेशर है P0। ये बात हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब आपने सॉल्वेंट के अंदर कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया, से आपने शुगर मिला दिया, यूरिया मिला दिया, व्हाटएवर जो भी आपको सही लगे, सपोज आपने इसमें यूरिया मिला दी। ठीक है, तो जैसे ही आप इसमें एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाओगे और इस सॉल्वेंट को सॉल्यूशन में कन्वर्ट करोगे तो ये जो सॉल्यूशन है इसका वेपर प्रेशर हो जाएगा PS। अब ये बात हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो प्योर सॉल्वेंट होता है P0, इसका जो वेपर प्रेशर है प्योर सॉल्वेंट का, ये सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से ज्यादा होता है हमेशा। और एक पॉइंट आप और यहां पे याद कर लें कि जो वेपर प्रेशर है किसी भी लिक्विड का ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीजिंग पॉइंट के, राइट। वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीजिंग पॉइंट के। क्लियर? अब आप समझिए, जब आप इस सॉल्वेंट को सॉल्यूशन में कन्वर्ट करेंगे, सॉल्वेंट में कोई भी सॉल्यूट मिला तो सॉल्यूशन बन जाएगा, तो जैसे ही आप इस सॉल्वेंट को सॉल्यूशन में कन्वर्ट करेंगे यू विल सी दैट यहां पे वेपर प्रेशर कम हो रहा है, राइट। यानी सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा था, सॉल्यूशन का कम हो गया, और जैसे ही वेपर प्रेशर कम होगा जाहिर सी बात है कि फ्रीजिंग पॉइंट अपने आप कम हो जाएगा, राइट। अब आप समझिए, अगर हमने यहां पे वाटर और यूरिया सॉल्यूशन का एग्जांपल ले रखा है समझाने के लिए, तो आपको पता है कि वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, केल्विन में 273 होता है। तो जैसे ही आप वाटर में कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हो, ठीक है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा। तो जब भी आप सॉल्वेंट को सॉल्यूशन में कन्वर्ट करते हैं तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है, एंड दिस डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट इज नोन एज डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, बिल्कुल लॉजिकल बात है, कहीं कोई रखने की जरूरत नहीं है। पहले हम इसको थोड़ा ग्राफ से समझते हैं कि ग्राफ के रिस्पेक्ट में हम इसको कैसे समझ सकते हैं। एक सिंपल सा ग्राफ आप यहां पे प्लॉट कर लो, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में। ठीक है, बिल्कुल आसान सी बात है, कहीं इसमें किसी को कोई रखने वाली जरूरत नहीं है। तो आप समझ लो, सपोज करो ये एक पॉइंट है ग्राफ का, सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में मैं ड्रॉ कर रहा हूं। अब जैसे मैंने एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में बोला था कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, रिवर्स कर दो, आप टेम्परेचर घटाएंगे तो वेपर प्रेशर कम होता जाएगा। तो मान लीजिए कि आपने सॉल्वेंट लिया, से वाटर लिया और उसको फ्रीजर में डाल दिया, सबसे कॉमन चीज है। अब जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा इसका वेपर प्रेशर कम होता जाएगा। ठीक है, अब ये मान लीजिए वेपर प्रेशर कम हो रहा है और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आके ये फ्रीज हो जाता है, जिसको आप उसका फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं, जहां पे इसका जो वेपर प्रेशर है वो सॉलिड फॉर्म के वेपर प्रेशर के बराबर होता है। तो मान लीजिए आपने यहां से स्टार्ट किया था, ये पॉइंट ए है, और पॉइंट बी पे आके ये जो सॉल्वेंट था ये फ्रीज हो गया, ये आपने सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट कर्व बना लिया है, और ये जो टेम्परेचर जहां पर फ्रीज हो रहा है इसको हम T0 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए ये कर्व आपने बना लिया सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में। अब सिमिलर कर्व आपको ड्रॉ करना है सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में। आपने सॉल्वेंट में कोई सॉल्यूट मिला दिया, सॉल्यूशन बन गया। अब ऑब्वियस सी बात है कि जो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो प्योर सॉल्वेंट से तो कम ही होगा, इसीलिए मैंने ये पॉइंट नीचे यहां पे लिया हुआ है। ठीक है, जितना ज्यादा सॉल्यूट आप मिलाएंगे उतना कम इसका वेपर प्रेशर होगा, ये पॉइंट उतना नीचे आ जाएगा। अब आप समझिए कि जैसे जैसे आप इस सॉल्यूशन को ठंडा करेंगे इसका वेपर प्रेशर भी कम होगा, और एक सर्टेन पॉइंट पे जाके ये भी फ्रीज हो जाएगा। तो मान लीजिए यहां पे फ्रीज हो गया, ये पॉइंट सी था, ये पॉइंट डी है, तो ये CD कर्व मैंने बना लिया से सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, और ये इसके करेस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर है इसको हम TS लिख दे रहे हैं। अब ये जो T0 है ये सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो आप कह सकते हैं इट्स अ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, और ये जो TS है ये सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इट्स अ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। आप ग्राफ से देख के समझ सकते हैं कि ये जो डिफरेंस यहां पे क्लियर हो रहा है, जो डिफरेंस है T0 और TS के बीच में, इसी डिफरेंस को हम बोलते हैं डेल्टा TF। डेल्टा T द डिफरेंस इन टेम्परेचर, F स्टैंड फॉर फ्रीजिंग। तो डेल्टा TF को हम बोलेंगे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, और अगर ग्राफ से यहां पे हम लिख दें तो डेल्टा TF कैन बी टेकन एज T0 यानी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, सॉरी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस TS फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। इस फॉर्मूले से आप डेल्टा TF यानी डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कैलकुलेट कर सकते हो, सिंपल सी बात है।
आप समझ गया मैंने क्या बोला? जैसे जैसे सॉल्यूट की क्वांटिटी आप बढ़ाएंगे, आपने प्योर सॉल्वेंट लिया था से वाटर, आपको पता है वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री होता है या 273 केल्विन होता है। अब आपने वाटर में से 10 ग्राम शुगर मिला दी, थोड़ा सा डिप्रेशन होगा फ्रीजिंग पॉइंट में, आप उसको नोट कर लो, जो भी होता है। अगर आप इसमें 20 ग्राम शुगर मिलाएंगे तो डिप्रेशन और बढ़ जाएगा। तो सीधी सी बात यह है कि जैसे जैसे सॉल्यूट की क्वांटिटी आप बढ़ाएंगे, यानी सॉल्यूशन को कॉन्सेंट्रेट करेंगे, उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होता जाएगा। ठीक है, तो सीधी सी बात यह हो गई कि जो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है, हम कह सकते हैं दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन मोलैलिटी, राइट? डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टीएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। और अगर साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हम हटा दें तो हम इस फॉर्मूले को ले सकते हैं डेल्टा टीएफ इक्वल टू केएफ इनटू मोलैलिटी। इट्स अ वेरी कॉमन फॉर्मूला, आसानी से आप समझ सकते हैं। केएफ को हम क्या बोलेंगे यहां पे? इट्स अ मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। बॉइलिंग वाले में ये केवी था, दैट वाज मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, ये हो जाएगा मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। इसका दूसरा नाम होता है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। कोई रखने वाली बात नहीं है, आप आराम से समझ लो। तो ये फॉर्मूला मैंने बना लिया, डेल्टा टीएफ इक्वल टू केएफ इनटू मोलैलिटी। अगर आप बॉइलिंग वाले पॉइंट को याद करें, लास्ट वाली वीडियो में मैंने बताया था, तो दैट वाज डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इनटू मोलैलिटी। तो काफी सिमिलरिटी है दोनों में। ठीक है, अब आपने क्या करना है, सिंस आपको पता है कि जो मोलैलिटी का फैक्टर होता है दिस इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स। ठीक है, अब आपने काम करना है, सही इक्वेशन नंबर 2 बन गई है मोलैलिटी का। मोलैलिटी की वैल्यू इक्वेशन 2 से उठा के इक्वेशन 1 में डाल दो। ठीक है, तो यू विल गेट द इक्वेशन, अगर हम मोलैलिटी को सब्स्टिट्यूट कर दें इक्वेशन 1 में, तो वी विल हैव डेल्टा टीएफ इक्वल टू केएफ इनटू वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। ग्राम्स में लेना है आपको, इन ग्राम्स। ये बड़े काम का फॉर्मूला है बेटा। ठीक है, ये जो इक्वेशन 3 मैंने यहां पे बनाया है, ये बड़े काम का फॉर्मूला है। और अगर आप ध्यान से देखें तो इस इक्वेशन के अंदर 5 वेरिएबल हैं। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट है, वेट ऑफ सॉल्यूट है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट है एंड वेट ऑफ सॉल्वेंट है। इन 5 में कोई भी 4 अगर दे रखे हैं तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। और न्यूमेरिकल लगाते समय एक ट्रिक आप याद कर लेना, कई सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं न्यूमेरिकल में कौन सी वैल्यू कहां लगा दें। तो अभी ट्रिक एक छोटी सी ये है कि आप न्यूमेरिकल ध्यान से पढ़ो, जिसकी क्वांटिटी कम है वो सॉल्यूट है, जिसकी क्वांटिटी ज्यादा है वो सॉल्वेंट है। क्योंकि सिंपल न्यूमेरिकल में तो बात समझ में आ जाती है, लेकिन जब किसी न्यूमेरिकल में ऐसा लिखा था ना कि 0.2 ग्राम्स ऑफ बेंजीन डिसॉल्व इन 20 ग्राम्स ऑफ नैप्थलीन, तो नाम ही पढ़ के डर जाते हैं, उनको समझ नहीं आता इसका क्या करना है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप बस ये देखो कि क्वांटिटी किसकी कम है। जिसकी भी क्वांटिटी कम है उसको सॉल्यूट लेना है, जिसके ज्यादा है उसको सॉल्वेंट लेना है। और अगर एक्वस सॉल्यूशन है तो कहीं कंफ्यूजन है ही नहीं है, एक्वस है तो वाटर है, वाटर इज ट्रीटेड एज सॉल्वेंट, तो कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। इक्वेशन 3 को अप्लाई करके इन 5 वेरिएबल में कोई भी चार्ट दे रखा है तो 5 आप आसानी से निकाल सकते हो। न्यूमेरिकल के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट या वेट ऑफ सॉल्यूट या डेल्टा टीएफ, ये सब बहुत कॉमन चीजें जो निकालने को आती हैं। एक एडिशनल चीज आप यहां पे ऐड कर लो, काम आएगा। अगर किसी न्यूमेरिकल में पूछा जाता है कि व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, डेल्टा टीएफ आपने निकाल लिया यहां से, अब क्वेश्चन पूछ दिया गया व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, तो आपको कुछ नहीं करना है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या था, ये था टीएस, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग। तो अगर टीएस की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है तो सिंपली आपने क्या करना है कि आप टी नॉट ले लें। टी नॉट क्या था, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, आपको पता होता है अगर एक्वस सॉल्यूशन है तो वाटर लेना है। ठीक है, इसमें से आप डेल्टा टीएफ माइनस कर रहे हैं तो आपको फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन बड़ी आसानी से मिल जाएगा और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके ऐसे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अब एक एक्स्ट्रा पॉइंट यहां पे मैं और ऐड कर दे रहा हूं। कई सारे न्यूमेरिकल्स में क्या होता है कि उन्होंने केएफ की वैल्यू नहीं दे रखी होती है। ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू नहीं दी है, वहां पे उन्होंने क्या दे रखा है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन दे रखा होता है। तो एक तरीके से आपको यहां पे थर्मोडायनेमिक्स को भी ऐड करना है, तो एक कोरिलेशन बन जाएगा यहां पे सॉल्यूशन का थर्मोडायनेमिक्स के साथ। तो अगर आप यहां पे मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट कैलकुलेट करना चाहते हैं और आपको एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन पता है तो सिंपल सा फार्मूला, जैसे मैंने बॉइलिंग वाले में आपको बताया था, यू कैन यूज mRTF² अपॉन डेल्टा HF इंटू 1000। ये फॉर्मूला में अप्लाई करो और आसानी से आप यहां पे KF की वैल्यू निकाल सकते हो। वैल्यूज का मतलब आप यहां पे कैसे समझेंगे, m क्या लेना है, इट्स अ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, कंफ्यूज मत होना। R इज द गैस कांस्टेंट, TF यहां वाला अलग है, ये वाला TF अलग था, ये वाला। ये जो TF है दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, केल्विन में वैल्यू रखना, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, डेल्टा HF एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। और आपको पता है कि ये जो फैक्टर होता है ये वाला डेल्टा HF अपॉन m,
ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के बराबर होता है, तो इस फॉर्मूले को आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं KF इक्वल टू R TF स्क्वायर अपॉन LF इंटू 1000। बिल्कुल को रटने वाली बात नहीं है, आसानी से इस फॉर्मूले पे अप्लाई करके आप KF फाइंड आउट कर लें। तो अगर किसी न्यूमेरिकल में एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन या लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दिया है तो वहां से आप KF निकालो और KF को आप इक्वेशन 3 में अप्लाई कर दो, यू विल गेट योर रेस्पेक्टिव रिजल्ट फॉर न्यूमेरिकल। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक लास्ट पॉइंट मैं यहां पे कंक्लूड कर दूं। अब इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डिस्कस किया था, दिस इज द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। अगर इन दोनों को हम मिला दें, ठीक है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का इक्वेशन 1 आप लें और डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का भी इक्वेशन 1 आप लें, ठीक है, तो इन दोनों को मिला के जो जनरल फॉर्मूला बनता है जो बड़े क्वेश्चन में आप यूज कर सकते हो, तो दिस इज KB अपॉन KF इक्वल टू डेल्टा TB अपॉन डेल्टा TF। ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज क्या है? इस फॉर्मूले का यूज ये है कि अगर किसी सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट आपको पता है तो आप उसका बॉइलिंग पॉइंट निकाल सकते हो, और अगर बॉइलिंग पॉइंट पता है तो आप उसका फ्रीजिंग पॉइंट निकाल सकते हो इफ यू आर हैविंग द वैल्यू फॉर दीज कांस्टेंट्स। ठीक है, तो ये सिंपल सा एप्लीकेशन की बात है। इस लेक्चर के बाद आपको डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट के क्वेश्चंस में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आई सपोज, और अगर कोई दिक्कत लगती है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।